सुबह सुबह जब अपने कमरे से निकली तो आज भी रोजाना की तरह मेरी माँ दादा के कमरे से रोती हुई निकल रही थी। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। उनकी सुर्ख भीगी आंखें सब बता रही थी कि चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि ऐसा रोजाना ही होता था। मुझे अब अपनी माँ के लिए परेशानी होने लगी थी। वो क्यों इस हाल में निकलती थी? वो दादा के कमरे में जाना क्यों नहीं छोड़ती थी? आखिर दादा ऐसा क्या बोलते थे या ऐसा क्या करते थे कि मेरी माँ इस हाल में थी? मेरी माँ दादा की बीमारी के बाद से रात को दादा के कमरे में सोती थी, मगर हर सुबह ऐसे ही रोते हुए कमरे से निकलती थी। मुझे ये बात दिन ब दिन उलझती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या होता था? मेरी माँ हर सुबह कमरे से रोकर निकलती थी और हर रात झिझकती हुई फिर भी दादा के कमरे में सोने जाती थी। इस सब में दो बातें मैंने नोट की थी। न माँ दादा के कमरे में सोना छोड़ती थी, ना ही रोना छोड़ती थी। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी? मैंने बहुत बार माँ से वजह पूछने की कोशिश की, मगर वो मुझे टाल देती थी। मैंने अब माँ से पूछने की बजाय खुद असली बात तक पहुँचने का सोचा। इस शाम मैंने अपनी माँ को बहाने से किसी काम का बोलकर पड़ोसियों के घर भेज दिया और खुद जाकर दादा के कमरे में सो गई। दादा फिलहाल तो नींद में गुम थे। मुझे यही अंदाजा था कि अगर मैं वहां से सो जाऊंगी तो फिर मेरी माँ मुझे नहीं उठाएगी और खुद दूसरे कमरे में सो जाएगी। मगर रात को जब मेरी माँ घर लौटी तो मुझे दादा के कमरे में सोया हुआ पाकर बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने मेरे करीब आकर मुझे बहुत जगाने की कोशिश की और आहिस्ता से पुकारने लगी। उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं जागूं तो वो मुझे दूसरे कमरे में भेज दे। मैं तो जागी हुई थी। सोने का ड्रामा करना पड़ा और अपनी माँ के इस रवैये पर हैरान भी हो रही थी। अगर वो रोजाना दादा के कमरे में सो सकती थी तो एक रात मैं अपने दादा के कमरे में क्यों नहीं सो सकती थी? मैं चुपचाप पड़ी रही तो थक कर मेरी माँ दूसरे कमरे में चली गई। अब यह बात सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी कि आज रात मैं दादा के कमरे में सो रही हूँ। मेरे दादा इस बात से अनजान थे और अब तो उन्हें दिखाई भी कम देता था। उनकी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और जब रात को मेरे दादा की आँख खुली तो उन्होंने अंधेरी की वजह से मुझे नहीं पहचाना और यह समझा कि हमेशा की तरह मेरी माँ उनके कमरे में मौजूद है। इस रात दादा ने मुझे मेरी माँ समझकर मेरे साथ जो हरकत की वो मेरी रूह फना कर गई। उनके अल्फाज सुनकर मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी और फटी फटी आंखें लिए चुपचाप पड़ी हुई थी। दादा अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ चुके थे और मैं जैसे पत्थर बन चुकी थी। मुझे दादा के अल्फाज पर अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अपने दादा की संदिली पर मुझे उनसे नफरत सी महसूस हो रही थी और अपनी माँ का रोता हुआ आंखें याद आ रही थी। मेरे दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपने दादा को बता दूं कि मैं उनके सच जान चुकी हूँ, मगर मैं इतनी गुम थी, कुछ कह नहीं पाई, ना ही कुछ बोल पा रही थी। मुझ पर मेरी माँ की रोती आंखों का राज एक ही रात में खुल गया था और ये हकीकत मेरे लिए जानलेवा थी। मेरा नाम सुमन है। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। हमारे घर एक छोटे से इलाके में था। मैं हमेशा से ही अपनी माँ और दादा के साथ रहती थी। मेरे बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। मैं लापरवाह किस्म की लड़की थी। मेरी माँ बहुत गुमसुम रहती थी, मगर मैं कभी उनकी इस हालत के बारे में नहीं सोचती थी। जब से मैंने होश संभाला था, उनको ऐसे ही देखा था। मुझे लगता था मेरी माँ का मिजाज ऐसा ही है। दादा की अपनी दुकानें थी। वो घर का खर्च चला रहे थे, मगर खर्च बहुत कम देते थे और अपने ऊपर ज़्यादा पैसा लगा देते थे। वो बहुत फुर्तीले थे और दोस्ती भी बहुत रखते थे। वो अपना सारा पैसा दोस्तों और जानने वाले पर उड़ाते रहते थे। मम्मी से और मुझसे भी दादा का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था। माँ और दादा ज़्यादातर बात नहीं करते थे, बस यही अंदाज में एक दूसरे से बात करते। ऐसा लगता था उन दोनों के बीच ताल्लुकात कुछ खास अच्छे नहीं रहे थे। तरस तरस कर खर्च पूरा करने की वजह से मैं चिड़चिड़ी होने लग गई थी।
मेरे हर वक्त नाराज रहने की वजह से मेरी माँ ने मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। माँ की मेहनत की वजह से हमारे घर की हालात बेहतर होने लगे थे। मुझे माँ का बहुत दुख भी होता था कि सारा दिन घर का काम भी करती थी और बाहर के काम भी करती थी, मगर कभी बोलती नहीं थी मैं थक गई हूँ। अगर मैं उनसे कोई बात करती, सवाल जवाब करती, तो जवाब में एक गहरी खामोशी मिलती। माँ हर वक्त कुछ सोचती रहती थी। ऐसा लगता था उनके दिमाग में कुछ बहुत बड़ी जंग छिड़ी हो। उन्हीं दिनों दादा की तबीयत खराब रहने लगी। बुढ़ापा अब उनकी फुर्ती पर असर अंदाज होने लगा था। जोड़ों के दर्द से अक्सर उनकी हालत खराब रहने लगी थी। अक्सर ही बुखार हो जाता था। अचानक से ही उनकी सेहत गिरती चली जा रही थी। वो अक्सर घर में पड़े रहते थे। उनके मोहताज भरी जिंदगी की वजह से माँ सब काम छोड़ छाड़ कर उनकी खिदमत में लग गई थी। मैंने घर का काम संभाल लिया और दुकानें किराए पर चढ़ा दी थी। दुकानों के किराए से दादा की बीमारी का इलाज और हमारे घर का खर्च चलने लगा था। मैं घर के बाकी कामों में तो माँ की मदद कर देती थी, मगर सुबह का नाश्ता माँ अकेली बनाती थी क्योंकि मैं देर से जागने की आदी थी। दादा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। निहायत कमजोर से हो गए थे, जिसकी वजह से उनका उठना भी मुश्किल हो गया था। एक रात दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई। हम सुबह उठे तो वो बुखार से जलने बेजान हो चुके थे। मोहल्ले वालों की मदद से हम माँ बेटी उनको अस्पताल ले गए और पूरा दिन उनकी हालत बेहतर होने में लग गया। इस हादसे के बाद से माँ डर गई और दादा का ख्याल रखने के लिए रोज रात उनके कमरे में ही सोने लगी। शायद ये माँ की मोहब्बत का नतीजा था कि दादा बेहतर होने लग गए। अब दादा का रवैया हम माँ बेटी के साथ बदल गया था। वो मुझे बहुत प्यार देने लगे थे, मगर अब मैं हर वक्त गुमसुम सी रहती थी। एक रोज मेरी आंख सुबह जल्दी खुल गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो माँ इस वक्त दादा के कमरे से निकल रही थी। उनकी आंखें रो रो कर भीगी हुई थी। वो रोते हुए जाकर बाथरूम में बंद हो गए। मैं हैरान हुई और अचानक दादा का ख्याल आने पर मैं डर कर उनके कमरे की तरफ भागी। मुझे लगा कि शायद दादा को कुछ हो गया था, जिसकी वजह से माँ रो रही थी, मगर दादा सामने अपनी जगह पर सुकून से सो रहे थे। मैं सर झटकती अपने कमरे में चली गई। इसी तरह अब अक्सर ही मेरी आंख सुबह जल्दी खुल जाती थी। मैं जब भी उठकर जाती, माँ इसी तरह दादा के कमरे से रोते हुए निकल रही होती थी। ये अब मामूली बात बन चुकी थी, जो मेरे लिए परेशानी की बात थी। माँ पहले ही गुमसुम रहती थी, अब तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। एक सुबह वो ऐसे ही रोते हुए कमरे से निकली, तो मैंने हिम्मत करके उनसे रोने की वजह पूछ ली। मेरे सामने आ जाने पर माँ बुरी तरह घबरा गई और मुझे हटाने लगी और डांट झपट कर चुप करवा दिया। माँ हमेशा मुझे ऐसे ही डांट डपट कर चुप करवाया करती थी। जब मैं पापा के बारे में कोई सवाल करती, माँ किसी न किसी काम का बहाना सुनाकर उड़ जाती। मुझे ऐसा लगता था उन्हें तो मेरे बाप से मोहब्बत ही नहीं थी। उनको कभी पापा का जिक्र करते हुए नहीं देखा था। पापा का नाम कभी उनके मुंह से नहीं सुना, बस दादा से सुना था कि पापा को दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मगर अब माँ को रोजाना ऐसे ही रोता हुआ देख रही थी। मुझे जिंदगी में पहली बार माँ की परवाह होने लगी थी। मैं सारा दिन माँ को देखती रहती थी। वो अक्सर ही जाने किन ख्यालों में खो जाती थी। मेरी अब रोजाना ही सुबह जल्दी आँख खुलने लगी थी। मैं उठकर माँ को रोता हुआ देखती और नाश्ता बनाने में उनकी मदद करने लगती थी। मुझे माँ की फिक्र हर वक्त सताने लगी थी, मगर कुछ बोल नहीं पाती थी। मेरी माँ और मेरे बीच सहेलियों वाला रिश्ता भी नहीं था, जो उनसे सारी बातें करती, उनके दुख दर्द सुनती। एक फासला हमेशा से हमारे बीच रहा और ये फासला भी माँ का बनाया हुआ था। मैंने कई बार उन फासलों को खत्म करने की कोशिश की, मगर मेरी माँ थी ऐसे करने से नहीं देती थी। मेरी माँ से बहुत शिकायतें थी, मगर फिलहाल मुझे ये गुल्त सुलझानी थी।
आखिर माँ क्यों रोती हुई दादा के कमरे से निकलती है। एक दिन मैंने सोचा कि मामले की हकीकत कुछ जानने की कोशिश करती हूँ। मैंने शाम के वक्त बहुत सोचने के बाद बहाना बनाकर माँ को पड़ोसियों के घर भेज दिया और खुद दादा के कमरे में जाकर सो गई। माँ रात को आई तो मुझे वहां पाकर घबरा गई और उठाने की कोशिश करने लगी, मगर जब मैं ना जागी तो थक कर कमरे से चली गई। मगर इस रात मेरे साथ बहुत अजीब घटना हुआ। मुझ पर एक ही रात में माँ की अब तक खामोशी और दादा का राज खुल गया था, और दादा के बारे में मुझे जो हकीकत पता चली वो मेरी रूह फना कर गई थी। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं हमेशा माँ की गलती समझती आ रही थी, मगर आज पता चला मेरे दादा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, वो भी अपनी ही बहू के साथ। माँ के जाने के थोड़ी देर बाद दादा ने माँ को पुकारा तो मैं सांस रोक के पड़ी रही। मेरी खामोशी पर दादा ने अचानक जो बात कही वो मुझे जी जान से हिला गई थी। दादा अचानक बोले कि निशा बेटी, मुझे इस गुनाह के लिए माफ़ कर देना। इस परेशानी के बावजूद मुझे मौत नहीं आएगी। मैं पल पल मर रहा हूँ, मुझे निजात दे दो। मैं जानता हूँ मेरा जुल्म बहुत बड़ा है और तुम्हारे सबर को सलाम है जो आज तक एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, वरना मैं अपनी पोती को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। मैं हैरत में पड़ी हुई थी। न जाने दादा किस गुनाह की माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो मुझे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। दादा बोलते जा रहे थे और मैं खामोशी से सुन रही थी। मुझे मालूम नहीं था दादा आज कैसा गुनाह कबूल करने वाले थे। दादा बोल रहे थे, निशा बेटी, मैं तुम्हारी मुजलिम हूँ। दादा की अगली बात से मुझे झटका लग गया था। ये राज मेरी रूह को जख्मी कर गया था। वो बोले कि तुम्हारी वीरान जिंदगी और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम्हारी खामोशी मुझे बेमौत मार रही है। बेटी, मुझे रातों को नींद नहीं आती। दादा रोते हुए माफ़ी मांग रहे थे, मगर मैं चुप होकर पड़ी हुई थी। मुझे लगा मेरे बाप की मौत हुई थी, मगर दादा की बातें कुछ और जाहिर कर रही थी। मैं सच जानने के लिए खामोश पड़ी रही, मगर अगले ही पल दादा ने मुझे माँ समझकर जो हरकत की वो मेरी रूह फना कर गई थी। दादा अपनी जगह से कप कपाकर उठे और मेरे पास पहुंचकर मेरे पैरों पर हाथ रख दिए। वो रोते हुए माफिया मांगते जा रहे थे, निशा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे सजा दी है। मैं बगैर गोलियों के सो नहीं सकता और रूह में तकलीफ महसूस करता हूँ। मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। इस गुनाह के लिए तुम्हारी बेटी को यतीम करने वाला जालिम दादा हूँ मैं। दादा की बातों से मैं बौखला गई थी। इस पर उनके पैरों पर हाथ रखने की हरकत मुझे पागल कर चुकी थी। दादा को मेरी खामोशी से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद माँ भी ऐसे ही खामोश रहती होगी। इस रात मैं सो नहीं पाई थी। दादा पूरी रात तकलीफ और परेशानी से रोते रहे थे और माफिया मांगते रहे थे, और मेरे जहन में नए सवाल जन्म ले चुके थे। भला दादा ऐसा क्यों बोल रहे थे? उन्होंने पापा को मारा। भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? सोच सोच कर मेरी हालत बुरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग में नसें फट जाएंगी। जल्द मुझे मेरी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो मैं अब एक और सच की तलाश में निकल चुकी थी। दादा किस गुनाह की बातें कर रहे थे? ऐसा क्या कर चुके थे वो माँ के साथ, और मेरे बाप को क्यों और कैसे मरे थे वो? सुबह के करीब दादा थक कर अपने बिस्तर पर गिर गए। वो कपकपाती आवाज में नींद की गोली देने की दरख्वास्त कर रहे थे। मैंने उठकर दूर रखी टेबल से उनकी दवाइयाँ उठाकर नींद की गोलियाँ देखने लगी। नींद की गोली मिल गई थी। मैंने वो गोली उठाकर पानी के साथ दादा को दे दी थी। वो खामोशी से दवा लेकर सो गए थे, और कई बार तो मुझे दादा का दुख भी होता, मगर आज मैं खुद इतनी अजीब परेशानी में थी और दादा का आधा सच आधी कहानी मुझे परेशान कर गई थी, और मुझे दादा की हालत पर दुख
अफसोस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था दादा ने जाने अनजाने में ही सही मेरे बाप को मारा है। आज दादा मुझे अपने बाप का कातिल लग रहा था, मगर पूरी बात तो मुझे नहीं पता थी। मैं जानती थी माँ इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं बताएगी। इस सुबह मेरी हालत भी बिल्कुल माँ वाली ही थी। मेरी आंखें पूरी रात जागने की वजह से सूज गई थी। मुझे ये तो समझ आ गया था माँ पूरी रात दादा की रो रो कर माफिया मांगने पर सुबह इस हाल में रहती थी, मगर शायद वो माफ नहीं करती थी क्योंकि दादा उनसे लगातार माफी मांग रहे थे। अगर माँ ने दादा को माफ किया होता तो आज भी दादा माफी नहीं मांग रहे होते। मतलब दादा ने कुछ ज्यादा ही बुरा किया था माँ के साथ। जो मेरी नर्म मिजाज माँ दादा को माफ नहीं कर पा रही थी और वो इतनी संदिल हो गई थी। अभी सुबह माँ ने मुझे देखकर नजरें चुराते हुए सख्ती से बताया कि मैं आइंदा से दादा के कमरे में सोने ना जाया करूं। मैंने खामोशी से सर हिला दिया और माँ के साथ खाना बनवाने में लग गई। कामों से फरीक होकर हम माँ बेटी बैठे। मैंने माँ से सवाल किया कि मेरी बाप कैसे मरा। मेरे सवाल पर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो चौंक कर रह गई थी। बोली कि ऊपर वालों ने बस इतनी ही जिंदगी रखी थी उनकी। मगर मुझे माँ के जवाब से तसल्ली नहीं मिल पा रही थी। मैंने जिद करते हुए माँ से सवाल किया और कहा कि मैं अब दादा की रात भर मांगी जाने वाली माफियों की वजह से आधा सच जान चुकी हूँ। मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए मिन्नतें की। मुझे पूरा सच बता दे क्योंकि मेरा दिमाग इस आधी बात का गलत मतलब ले रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने दादा और माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचूं। मेरी बात पर माँ मुझ पर गुस्सा हुई और चुप करवाना चाहा, मगर आज मैं भी जिद पर अड़ी थी। मैंने जब माँ से ऐसा ही जिद की तो वो मेरे अल्फाज पर बौखला गई और बोली कि वो नहीं चाहते कि दादा की इस उम्र में उनकी पोती कि उनके खिलाफ कर दे। जिंदगी में जो होना था हो चुका और मैं जिद ना करूं, मगर मैं जिद्दी थी कि मुझे पूरा सच बताया जाए। माँ मुझे टालती रही और इसी टाल मटोल में 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरा दिमाग हर वक्त दादा की बातों में ही अटका हुआ था। माँ के मुंह से सच उगलवाने के लिए मैंने भूख हड़ताल की और 2 दिन कुछ न खाने की वजह से मैं 2 दिन में ही 2 सालों की बीमार लगने लगी। क्योंकि मैं पहले से ही कमजोर और दुबली पतली थी तो वो मेरी जिद के आगे हार मान गई और मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुना डाली। माँ की कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। अपने दादा को इतनी गिरी हुई शख्सियत के बारे में जानकर मेरा दिल भर आया था। उन्हें अपने दादा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी, जो मेरी माँ के लिए परेशानी का कारण बना और मेरे बाप का कातिल था। वाकई मेरी माँ का सब्र इनको मौत से पहले इतनी परेशानी देने की वजह बन रहा था। माँ ने बताया कि उनकी और मेरे बाप की पसंद की शादी थी। दादी जिंदा नहीं थी और मेरे दादा हमेशा से ही अपनी यतीम भतीजी का ब्याह तेरे बापा से करवाना चाहते थे। दादा की भतीजी दादा के पास ही रहती थी। वो चाहते थे वो सारी जिंदगी उनके पास रहे, मगर मेरा बाप मेरी माँ से शादी करना चाहता था। मेरे बाप की बहुत ज़्यादा देर तक लड़ाई झगड़े हुई। लड़ाई झगड़े की वजह से दादा हार मान गए और मेरे माँ बाप की शादी करवा दी। मगर पहले रोज से दादा ने कभी माँ को बहू नहीं समझा था। वो हमेशा बहाना बनाने से उन्हें जलील करने की कोशिश किया करते थे, मगर माँ मेरे बाप के खातिर सब खामोशी से सहती रहती थी और जुबान पर कभी शिकायत नहीं लाई। उनकी सारे जुल्म खामोशी से सहती रही। उन्हीं सख्ती और नाराजगी भरे दिनों में ही मेरी माँ को माँ बनने की खुशी मिली थी। मेरे बाप और माँ दोनों खुश हो गए थे और दादा बजाय खुश होने बहुत गुस्सा हो गए। उनकी भतीजी भी इस जलन में उनके साथ ही दादा की भतीजी ने
हर मुमकिन कोशिश की थी माँ की औलाद ना हो सके, मगर मैं अपने वक्त पर दुनिया में आ गई थी। मेरे आने पर मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। दादा और उनकी भतीजी की चालें सातवें आसमान पर थी और मेरी माँ मेरे साथ मगन में लगी थी। मेरी माँ को मालूम नहीं था कि उनका ससुर इस हद तक गिर जाए। अभी मैं चंद महीने की हुई थी कि दादा और उनकी भतीजी ने मेरे माँ के किरदार को मेरे बाप के सामने दागदार बनाने की कोशिश करने लगे थे। अक्सर मेरी माँ के फ़ोन पर रॉन्ग नंबर से कॉल करने लगे और कभी घर के दरवाजे पर हर दूसरे दिन कोई मर्द आकर खड़ा हो जाता। मेरा बाप मुस्लिम होता। ऐसे हरकतों पर मेरी माँ से सवाल करने पर मजबूर हो गया था। मैंने परेशानी से उन्हें सच बताया था कि वो किसी मर्द को नहीं जानती। मेरे बाप को माँ पर एतवार था, तभी खामोशी हो गए थे। मगर ये बात अब बढ़ चुकी थी। मर्द अब घर के अंदर भी आने लगे थे। एक रोज मेरे बाप काम से लौटे थे तो उनके कमरे में माँ के पास कोई मर्द मौजूद था। वो खुद भी अचानक कमरे में आ जाने वाले गैर मर्द से घबरा चुकी थी। अभी वो कोई सवाल करती कि मेरे बाप पहुंच गए थे। अपनी आंखों से अपनी बीबी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर मेरे बाप बर्दाश्त नहीं कर सके और वही दिल पकड़कर जमीन पर बैठ गिरते चले गए थे। दादा जल्दी डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा इतना खतरनाक था कि उसी वक्त मरीज जान से हाथ धो बैठा था। दादा और उनकी भतीजी की चाल उल्टी हो गई थी। मेरे बाप ने बजाय मेरी माँ को धक्के देकर घर से निकालने की, खुद ही खामोशी से दुनिया से मुंह मोड़ लिया था और घर में मातम मच गया था। माँ को बार बार दौड़े पड़ रहे थे। मेरे बाप की मौत के बाद दादा को चुप्पी लग गई थी। जवान बेटे की अचानक मौत से वो बौखला बौखला फिरते थे और रातों को उठकर चीखने लगते थे। उनका जमीर उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा था। उनकी भतीजी भी पागल हो गई थी और माँ हमेशा के लिए गुमसुम हो गई थी। वक्त गुजर गया था। दादा ने माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया था और भतीजी का इलाज करवाकर किसी समझदार मर्द के साथ ब्याह दिया था। इस सब में सबसे बड़ा नुकसान मेरी माँ का हुआ था। उनकी बेटी यतीम हो चुकी थी और वो भरी जवानी में विधवा होकर बैठ गई थी। दादा की बीमारी के दिनों में माँ ने मेरे बाप से अपनी मोहब्बत का सबूत दादा की बीमारी में उनका ख्याल रख कर दिया था। दादा रोजाना माफिया मांगते, मगर माँ उनको माफ करने की सोच भी नहीं सकती थी। उन्हें हर बार दादा की माफी मांगने पर उनके पति का मरा हुआ चेहरा याद आता था। माँ ने मुझे कहा था, सुमन, मैं लाख चाहती हूँ मैं इस शख्स को माफ कर दूँ जो मौत के दरवाजे पर खड़ा आखिरी दिन गिन रहा है, मगर मैं चाहकर भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उन्होंने अगर मेरे पति को गोली मारकर कत्ल किया होता तो मैं उन्हें शायद माफ भी कर देती, मगर जैसी हरकत तुम्हारे दादा ने की थी, शायद ही कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा करता हो। बहू से नफरत में इतना आगे चले, ये तक ना सोचा कि मैं उनके बेटे की इज्जत हूँ। मेरे किरदार पर कीचड़ उछलेंगे तो उनके छींटे उनके बेटे पर भी आएंगे। एक बार भी नहीं सोचा कि उनके बेटे को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज भी मुझे उनकी आंखें याद आती है। उनके चेहरे पर मेरी बेवफाई का डर था। उनकी आंखें, उनकी शिकायत करती हुई आंखें मुझे अपने ससुर को माफ करने नहीं देती। वो उस वक्त कितनी तकलीफ में थे। उन्हें लग रहा था मैंने सच में उनसे बेवफाई की और वो ये सदमा नहीं सह सके। मुझे कुछ बोलने का, अपनी सफाई का भी मौका नहीं दिया और ऐसे ही नाराज होकर मुझसे दूर चले गए और मैं जिंदा बच गई। अब हर रात तुम्हारे दादा माफी मांगते हैं, बीते दिनों को याद कर देते हैं। अब उनकी वही भतीजी उन्हें पूछती तक नहीं। वो अपने पति और बच्चों के साथ खुश है, जिसके लिए तुम्हारे दादा ने अपना, मेरा और तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। अब इसकी खुदगर्जी पर पछतावा है, मगर अब पछताने का क्या फायदा? अब तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं उस दिन से तकलीफ में हूँ। सोने लेटती हूँ तो उनकी शिकायत करती हुई आंखें नजर आती है और उनके
सीने में उठता हुआ दर्द मैं अपने सीने में महसूस करती हूँ। माँ की बातें सुनकर मुझे लग रहा था मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। तभी मैंने माँ से कहा, आप जो दादा के साथ रहती थी, आप यह घर छोड़कर क्यों नहीं गई? तब माँ बोली, घर छोड़कर कहाँ जाती? कौन मुझे बेटी के साथ अपने घर में रखता? मैं इस कदर सदमे में थी। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया है और मैं तुम्हें कहाँ ले जाती, दर दर की ठोकरें खाते। इसलिए मैं यही रह गई ताकि तुम्हारे दादा का तुम्हारे सर पर साया बना रहे। मैं सब सुनकर चुप के चुप होकर रह गई थी। न जाने दादा की कितनी जिंदगी बाकी थी। दादा क्यों नफरत में इतने अंधे हो गए कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मुझे माँ का बहुत दुख हो रहा था, तो दूसरी तरफ दादा पर भी गुस्से के साथ साथ तरस भी आ रहा था, क्योंकि अब उनकी हालत तरस आने की जैसे ही थी। शायद कभी माँ उन्हें माफ करने की सोच भी पाएंगी या नहीं, मगर अभी ये नहीं कर पा रही थी और मुझे लगता है कि माँ कभी भी दादा को माफ नहीं कर सकेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।